हेलो, हाय बच्चों। एनएस रूबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके एग्जाम का बहुत कम समय बच गया है, तो चलिए हम लोग बायोलॉजी का फास्ट रिवीजन करते हैं। बायोलॉजी इसमें जैव प्रक्रम में हम लोग पढ़ेंगे। पूरे बायोलॉजी वाला हिस्सा को हम सजीव और निर्जीव में बांटे हैं, जिसमें सजीव में देखिएगा तो सजीव किसको कहेंगे? जो पोषण कर सकता है, श्वसन कर सकता है, परिवहन कर सकता है, उत्सर्जन कर सकता है, नियंत्रण एवं समन्वय कर सकता है, जनन कर सकता है, आनुवांशिकता ये सब कर सकता है। जो ये उत्सर्जन, नियंत्रण एवं जनन कर सकता है, इस सब को हम सजीव बोलेंगे। तो अब ध्यान से देखिएगा तो ये सारा आपका चैप्टर है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले जैव प्रक्रम में सजीव के बारे में कि वो पोषण कैसे करता है, और ह्यूमन जो है मानव में पोषण कैसे होता है, उसके बेसिक्स के बारे में जानते हैं। उसके बाद हम लोग श्वसन पढ़ेंगे, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय। यह भारतीय भवन का आपका चैप्टर है। ठीक है, तो सजीव पूछेगा सजीव क्या है, तो सजीव पोषण कर सकता है, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय और जनन कर सकता है। चलिए तो देखिए अब हम लोग आगे चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। देखिए जैव प्रक्रम के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं हैं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। मतलब जीव मेंटेन करने के लिए जिस भी क्रिया को करेगा उसको हम जैव प्रक्रम कहेंगे। जैव प्रक्रम को दो हिस्सा में बांटेंगे, सजीव और निर्जीव। अभी हम बताएं सजीव किसको कहेंगे? जो पोषण कर सकता है, उत्सर्जन कर सकता है, परिवहन कर सकता है, जनन कर सकता है, वो सब सजीव है। जैसे कि पेड़ पौधा, जानवर, चिड़िया, पक्षी, ये सब उत्सर्जन, परिवहन ये सब कर सकते हैं। ठीक है, पोषण कर सकते हैं। पोषण में देखेंगे स्वपोषण और परपोषण होता है। स्वपोषण प्रकाश स्वपोषण, एक रासायनिक स्वपोषण होता है। परपोषण में देखेंगे प्राणी संपोषण, परपोषी और मृतजीवी होता है। प्राणी सम में आ जाएगा शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और मृतोपहारी। आगे सबका हम अच्छे से बताएंगे क्या होता है। जैसे कि अब हम स्वपोषण का बात करेंगे, यहाँ पे पहले हम स्वपोषण के बारे में बात करेंगे, फिर परपोषण के बारे में बात करेंगे। तो स्वपोषण में देखेंगे तो एक प्रकाश स्वपोषण होता है, एक रासायनिक स्वपोषण होता है। प्रकाश स्वपोषण में पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं, मतलब वो खुद ही उत्पादक होते हैं। ठीक है, स्वयं ही होते हैं और सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देते हैं। सूर्य का प्रकाश लेंगे और वायुमंडल से CO2 लेंगे और जल से O2 लेते हैं और जाइलम के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। यहाँ रासायनिक स्वपोषण का बात करेंगे तो कुछ बैक्टीरिया अकार्बनिक रसायन का उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया और आयरन बैक्टीरिया। तो ये सब भी क्या है? स्वपोषी के अंदर। ये बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया और सल्फर बैक्टीरिया जो है ये स्वपोषण के अंतर्गत आता है। और जैसे कि पेड़ पौधा भी स्वपोषण है, तो पेड़ पौधा में आप लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़े होंगे। चलिए तो आगे देखते हैं। प्रकाश स्वपोषी के बारे में सभी पेड़ पौधा क्या है? प्रकाश संश्लेषण करते हैं, भोजन स्वयं ही बनाते हैं, इसलिए स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि पेड़ पौधा का अगर इसमें देखेंगे प्रकाश संश्लेषण का सूत्र आपको अगर बताया जाएगा तो वायुमंडल से पेड़ पौधा क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जल लेते हैं, जिससे उसको ऑक्सीजन मिल जाएगा। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये सारा क्रिया होगा और प्राप्त होगा ग्लूकोज, जो मुख्य उत्पाद के रूप में होगा और ATP के रूप में पूरे पेड़ में ऊर्जा के रूप में घूमेगा और फिर ऑक्सीजन रिलीज कर देगा। ऑक्सीजन छोड़ेगा और जल भी रिलीज करता है, पेड़ पौधा जल भी देता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए इस तरीके से यहाँ पे चित्र बनाया हुआ है कि वायुमंडल से CO2 ले रहा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। यहाँ पे सूर्य के प्रकाश से फोटोन आता है। ठीक है, और इससे ही पेड़ पौधा ऊर्जा प्राप्त करेगा। और क्लोरोफिल उपस्थित है पत्ती में। यहाँ जल ले रहा है, उसमें ऑक्सीजन भी है। और ये खनिज के रूप में परागण विधि से जल ऊपर जाएगा और जड़ के द्वारा। क्लोरोफिल पत्ती में उपस्थित है, CO2 वायुमंडल से लेगा सूर्य की उपस्थिति में। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? और देखिए इसके संवहन ऊतक दो होता है, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। याद रखिएगा, दो ऊतक होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम होता है जल को ऊपर से नीचे ले जाएगा, ऊपर ले जाएगा, और फ्लोएम भोजन को, और स्टार्च के रूप में भोजन जमा रहता है। चलिए प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानते हैं। आप लोग से पूछेगा अगर प्रकाश संश्लेषण के बारे में तो कैसे लिखिएगा? इसी चीज को जो अभी हम समझाएं उसी को लिख देना है। जैसे कि आप लिख सकते हैं सूर्य के प्रकाश की
उपस्थिति में चाहे मौजूदगी में क्लोरोफिल मतलब पत्ती में जो क्लोरोफिल होता है उसके साथ संपन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये सूरज के प्रकाश की मौजूदगी में और क्लोरोफिल के साथ संपन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से जल लेते हैं से अभिक्रिया करते हैं। इसके बाद ग्लूकोज मुख्य उत्पाद के रूप में आता है। ऑक्सीजन जल से प्राप्त कर प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल से प्राशन विधि से जल ऊपर जाएगा, पेड़ में जाएगा और खनिज प्राप्त होगा। पानी जाइलम के द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है, जबकि फ्लोएम के द्वारा भोजन पूरे पेड़ में यात्रा करता है। और किस रूप में करेगा तो एटीपी के रूप में यात्रा करता है, जबकि स्टार्च के रूप में जमा रहता है। जो बात हम ऊपर समझाए हैं वही बात है। अब पत्ती में जो छिद्र देखते हैं उसी को स्टोमाटा कहते हैं और ये स्टोमाटा इस टाइप का दिखेगा। जो विसरण विधि से उसमें CO2 जाएगा और ये रक्षक कोशिका इसको कहते हैं। इसके फूलने का मतलब है कि पानी अंदर जा चुका है और पचकने का मतलब है कि पानी बाहर निकल चुका है। ठीक है, चलिए ये रक्षक कोशिका था। चलिए इसको डिस्क्राइब कर दिए। चलिए अगला टॉपिक है आपका स्वकोशी खत्म हो चुका है। अब परपोषी के बारे में पढ़िएगा। देख लीजिए परपोषी के बारे में। परपोषण क्या है तो देखिए क्लोरोफिल के अनुपस्थिति में, अब बताइए क्लोरोफिल तो है नहीं परपोषण के पास, अभी परपोषी दूसरे जीवों पर निर्भर रहेगा। क्लोरोफिल के अनुपस्थिति के कारण समस्त जंतु एवं कवक पौधे की तरह अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करने में सक्षम नहीं है। मतलब हम और आप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते हैं क्योंकि पौधा के तरह हम लोग में क्लोरोफिल नहीं है। ठीक है, सक्षम नहीं होते हैं। अतः भोजन के लिए हम लोग को पूर्ण रूप से दूसरे जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, अतः हम लोग उपभोग करते हैं। ठीक है, उत्पादक नहीं है, लेकिन पेड़ पौधा क्या है उत्पादक है, वो खुद ही उत्पादन करते हैं। बाकी आप देखिए हेटेरो प्लस ट्रोपी से मिलकर बना हुआ है हेटेरोट्रोपी, इसको परपोषी कहते हैं। हेटेरो मतलब होता है विषम भिन्न चाहे पर, और इसका ट्रोपी मतलब पोषण होता है, तो परपोषी हो गया मिलकर। यहाँ परपोषी में देखिएगा 3 प्रकार का होता है परपोषी, 3 टाइप का होगा, प्राणी संपोषी, परपोषी और मृतजीवी परपोषी। ठीक है, प्राणी संपोषी में देखिएगा जिसके पास भोजन ग्रहण करने का क्षमता होगा, पचाने का होगा, अवशोषण करने का, स्वांगीकरण करने का, उत्सर्जन करने का क्षमता होगा, वो सब प्राणी संपोषण है। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे जैसे कि अमीबा, मेढक, मनुष्य, हम लोग भी तो इसी में आते हैं। भोजन ग्रहण करते हैं, पचाते हैं, फिर अवशोषण करते हैं, स्वांगीकरण करते हैं, उत्सर्जन कर देते हैं। तो हम लोग भी किस में आ जाएंगे प्राणी संपोषण में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें प्राणी संपोषण में अगर देखेंगे तो उसमें भी 4 प्रकार का है। एक ऐसा है जो शाकाहारी होता है, मांसाहारी होता है, सर्वाहारी और मृतोपहारी होता है। हम लोग अगर शाकाहारी का बात करेंगे तो टिड्डा, खरगोश, बकरी, गाय, भैंस, हिरण, ये सब जो है घास खाएंगे, दूसरे जीव को नहीं खाएंगे, तो इसको शाकाहारी कहेंगे। मांसाहारी केवल मांस खाएंगे, शेर, बाघ, चीता, सबसे बड़े आकार का मांसाहारी भालू, ये ध्रुवीय भालू। और सर्वाहारी में जो दोनों चीज खाएगा, मनुष्य तो आपको पता ही है ये जीव को भी खाता है और साग सब्जी भी खाता है। भालू, मुर्गा, सुअर, बंदर, चींटी, गिलहरी, चूहा, कुत्ता, बिल्ली, ये सब ऐसा सर्वाहारी है, दोनों तरह की चीजों को खाता है। मृतोपहारी गिद्ध, सियार, लकड़बग्घा, कुत्ता, ये सब मृत शरीर को खाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे परजीवी क्या होता है। परजीवी में एक को लाभ ही होगा, एक को लाभ होगा और दूसरा को हानि होगा। जैसे कि जो परजीव होगा उसको लाभ होगा, जैसे कि जू, आपके माथा में जो जू लग जाता है आपको हानि होता है, लेकिन जो जू रहता है उसको लाभ होता है। तो वो जू जो है एक तरह से परजीवी है। ठीक है, यदि 2 जीव परस्पर संबंध में है जिसमें से एक को पोषण या लाभ हो रहा है, मतलब जू को लाभ हो रहा है जबकि आपको हानि हो रहा है, जबकि दूसरे को नुकसान हो रहा हो, इस प्रकार जिसे लाभ की प्राप्ति हो रही है उसे ही परजीवी कहा जाता है। ठीक है, तो जिसे लाभ की प्राप्ति, जू को लाभ मिल रहा है, आपसे खून मिल रहा है, तो क्या है वो परजीवी है। परजीवी भोजन का पचा हुआ रूप स्वीकार करते हैं। परजीवी लगभग सभी परजीवी बीमारी पैदा करते हैं। ठीक है, बीमारी ही पैदा करेंगे, जैसे कि अंतः
एक अंदर से होगा, एक बाहर से होगा परजीवी। जैसे ये शरीर के अंदर होता है, जैसे कि प्रोटोजोआ, टेपवर्म, हुकवर्म, एंट अमीबा, हिस्टोलिका, मलेरिया परजीवी और गोलकृमि। ये सब क्या है, जो शरीर के अंदर रहेगा, ठीक है। जैसे कि आपको खुजली वगैरह हो जाता है, तो ये शरीर के अंदर का बैक्टीरिया है जो अंदर फैलता है। और हम लोग इलाज मलहम वगैरह खुजली का बाहर लगा रहे होते हैं, एक्चुअल में वो ब्लड में फैल चुका है। तो ब्लड में जाकर मेडिसिन वगैरह कुछ भी सिरिंज वगैरह लीजिए। ऐसा नहीं कि बाहर से मलहम लगाने से कुछ नहीं होना है और फैलेगा। अगर हम बाहें देखें, देखिए ये शरीर के ऊपर होते हैं, जैसे कि जीव जो होता है वो बाहर रहता है। जुआ, मच्छर, खटमल, कुटकी, घून, फिलनी, किलनी, ये सब क्या होता है, जोक, लीच, ये सब जो दिखता है ये सब बाह्य परजीवी है, ठीक है। और ये हमेशा बीमारी ही उत्पन्न करेंगे परजीवी। मृत मृतजीवी का बात करेंगे, यह सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कवक, बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ। इसका मुख्य कार्य मरे हुए जीवधारियों को सड़ाना होता है, इसका जरूरी है। कवक, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ वगैरह का जरूरी है सड़ाने गलाने के लिए, किसी चीज को अपघटित करता है। जैसे कि जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलता है। मृतोपजीवी अपने कार्य के दौरान क्या रिलीज करते हैं, कौन कौन सा गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, CO2 हानिकारक गैस निकालते हैं, इसलिए वातावरण दूषित हो जाता है। जैसे कि कोई जीव मर जाता है तो उसको वो क्या करता है, उसमें कवक, प्रोटोजोआ और ये सब लग जाएगा तो क्या होता है, बैक्टीरिया वगैरह अगर लग जाएगा तो जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल में बना देता है। फिर देखते हैं सड़ा गला देता है, उस दौरान एकदम स्मेल करते रहता है। यही सब गैस जो है रिलीज होते रहता है, इस वजह से स्मेल करता है वो जब लग जाएगा तो, ठीक है। इन्हें पृथ्वी का सफाई कर्मी कहा जाता है। अपघट्य होता है, इसका होना जरूरी है, अपघटक होता है। चलिए तो देख लिए। अब अगला टॉपिक देखते हैं, परजीवी देख लिए। अब देखिए अमीबा और पैरामीशियम के बारे में जानिए। आप परजीवी देख लिए, मृतजीवी भी देख लिए। तीनों जो परपोषी में था, परपोषी में जो भी था, परजीवी था, मृतोपजीवी था और ये था परपोषण। परपोषण में था प्राणी संपोषण, परजीवी और मृतोपजीवी। तो प्राणी सम में हम लोग आते हैं, जिसमें देख पाए मनुष्य, अमीबा, पैरामीशियम था। अमीबा पैरामीशियम के बारे में अभी अध्ययन करेंगे। परजीवी में आप देख लिए जुई था और खुजली, टेपवर्म, हुकवर्म, ये सब इसमें था। मृतोपजीवी में कवक, बैक्टीरिया वगैरह लगेगा और सड़ा देगा। कोई भी जीव मर उड़ जाता है तो उसमें कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ लग जाता है और उसको सड़ा देता है, और उस दौरान CO2, SO2 ये सब क्या है, जहरीला गैस छोड़ता है, ठीक है, जो वातावरण को दूषित करता है। बाकी अगर हम अब बात करेंगे अमीबा और पैरामीशियम के बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए भोजन को ये कैसे करता है, हम ये NCERT से उठाए हुए हैं। ये कैसे करता है, जब भी भोजन को देखेगा तो अपना आकार चेंज करेगा और कुटपाद की मदद से अपना आकार चेंज करेगा और इस तरीके से देखिए रसधानी का निर्माण करेगा और इसको पचा डालेगा। तो एक्चुअल में इसमें हो क्या रहा है, कुटपाद की वजह से इसका आकार चेंज होता है। भोजन क्या होता है, रसदानी की वजह से पाचन करता है और ये प्रचलन भी करेगा कुटपाद की मदद से, और कहीं से भी भोजन ग्रहण भी कर सकता है और कहीं से पचा हुआ भोजन को निकाल सकता है, ठीक है, अमीबा। तो आप अमीबा के बारे में लिख सकते हैं कि अमीबा सरल प्राणी संपोषी भोजन है। सरल प्राणी संपोषी भोजन है। यह मृदुजलीय, एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। इसका आकार कुटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है, मतलब कुटपाद पर निर्भर करता है कि इसका आकार कैसा होगा। ये कुटपादों की मदद से ही भोजन ग्रहण करता है। ये कुटपाद करता है। अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम, अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ, छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि। अमीबा में पोषण, अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है। मतलब इसमें भी क्या हो रहा है, जैसे मनुष्य में होता है वैसे ही अमीबा में भी होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है और पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। आप कोशिका चैप्टर क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर
बायोलॉजी में पढ़े होंगे, एक कोशिकीय जीव है दोनों। लेकिन अमीबा का आकार, इसका आकार अनिश्चित है, इसका आकार निश्चित है, जो चप्पल के आकार का होता है। तो प्राणी समभोजी है ये भी, और एक कोशिकीय जीव है और मृदुजलीय है। ठीक है, ये समुद्र में रहेगा और इसका आकार निश्चित है, जबकि अमीबा का आकार निश्चित नहीं है। इसका ये इसी तरीके से देख लीजिए, एक अनिश्चित आकार है जहाँ से ये भोजन ग्रहण करेगा। ये सिलिया है जो जिससे ये प्रचलन करेगा, चलेगा। सिलिया की लगातार गति से भोजन को क्या करेगा, मुख की ओर लेकर आएगा। और कोशिका यहाँ पर साइटोस्टोम, भोजन के अंतर्ग्रहण शरीर के निश्चित स्थान से होता है। निश्चित स्थान है, जैसे हम लोग में निश्चित स्थान है भोजन ग्रहण करने का और निकालने के लिए भी। लेकिन यहाँ पे क्या है, भोजन की रसायनिक का निर्माण यहाँ पे करेगा और फिर यहाँ से भोजन ग्रहण करेगा और पचा डालेगा। बिल्कुल उसी तरीके से आप चाहें तो इसके बारे में लिख भी सकते हैं कि पैरामीशियम का आकार क्या होता है, निश्चित होता है, जो कि चप्पल के आकार का होता है। चलिए अब मनुष्य के अंदर पाचन कैसे होता है सो पढ़िए। हम लोग प्राणी संपोषी थे, जिसमें हम अमीबा, पैरामीशियम मनुष्य को देखे थे, जो पाचन, श्वसन ये सब कर सकता है, उत्सर्जन कर सकता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि पाचन तंत्र क्या है, पाचन तंत्र किसको कहते हैं। ठीक है, तो इसको फिजिकली केमिकल प्रक्रिया है। देखो यहाँ पे मानव पाचन तंत्र कई अंगों व ग्रंथियों का समूह है। ठीक है, जो भोजन पचाने में सहायता करते हैं। जैसे जटिल भोजन को सरल पदार्थों में टूट जाता है। जैसे अगर हम जल को देखेंगे, विटामिन, खनिज, छोटे कण को देखेंगे तो इसका पाचन नहीं होगा। जटिल चीज़ों को सरल में बदल देगा पाचन के दौरान। पाचन का कार्य भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पाचन तंत्र 2 भाग में बटा। इसमें हम देखेंगे आहार नाल और यहाँ उससे संबंधित ग्रंथि, जो मदद करता है भोजन को पाचित करने में। ठीक है, कुछ निकलेगा, जहाँ ग्रंथियाँ रहेगा वहाँ से कुछ न कुछ रिलीज होगा। आहार नल का देखेंगे तो आहार नल जो मुख से लेके और मल द्वार तक जो फैला हुआ है 32 फीट है। 9 मीटर में देखेंगे, 9 मीटर है। पहला अगर देखेंगे आहार नल के सबसे फर्स्ट वाला हिस्सा, उसको मुख कहेंगे, जहाँ से हम लोग खाना लेंगे। और वहाँ मुख में ही लार ग्रंथिया होता है, जो 3 प्रकार का होता है। ग्रास नली का बात करेंगे तो इसमें ग्लैंड नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ मुख से अमाशय को जोड़ने का काम करता है, जिससे मुख का खाना चला जाए पेट में। और अमाशय में देखेंगे तो अमाशयी ग्रंथि होता है, जहाँ से गैस्ट्रिक जूस निकलेगा। और यहाँ छोटी आंत का बात करेंगे तो छोटी आंत में यकृत और अग्नाशय दोनों मिलकर छोटी आंत को, क्योंकि छोटी आंत में जो है खाना जा रहा है वो स्टमक से होते हुए जाता है। पेट वाला भोजन छोटी आंत में जाता है, जो कि ऑलरेडी HCl की वजह से अम्लीय हुआ रहता है। इसलिए यकृत क्या करेगा, इसको क्षारीय बनाएगा, पित्ताशय जो होता है सो। जबकि ये जो है एंजाइम न होते हुए भी एंजाइम का काम करता है पित्ताशय। ठीक है, और इसको पूर्ण पाचक एंजाइम रिलीज करता है अग्नाशय। चलिए आगे पढ़िएगा इसे कैसे। उसके बाद छोटी आंत से होते हुए भोजन बड़ी आंत में चला जाएगा और फिर मल द्वार से बाहर आ जाएगा। छोटी आंत बड़ी आंत में और गुर्दा में कोई ग्लैंड नहीं है जहाँ कुछ रिलीज हो सकता है। चलिए हम लोग मुख गुहा के बारे में, जहाँ हम सबसे पहले भोजन को रखेंगे, उसमें देखेंगे कि दांत, जीभ और लार ग्रंथि होता है। 3 वजह से होगा। तो सबसे पहले आप दांत का अध्ययन कीजिए। इसके ओडोंटोलॉजी कहते हैं। हमारे दांत यांत्रिक पाचन की शुरुआत करता है, मतलब क्या करता है, फिजिकली भोजन को तोड़ता है, अर्थात भोजन के छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ने का काम दांत करेगा। और दांत में कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर इसकी कमी हुआ तो आपका दांत झड़ेगा। अमोनिया का गंध, वो जो सुबह उठते हैं और महकता है इतना खतरनाक, वो अमोनिया का गंध रहता है। आगे आप देख लीजिए, पूरा दांत बनाया हुआ है, रक्त ये वाला हिस्सा। अगर आगे जो सबसे ऊपर वाला, उसको इनामेल का परत कहते हैं, जो पूरे शरीर में सबसे मजबूत हिस्सा है, सबसे कठोर हिस्सा है। कैल्शियम एपोटाइट, ठीक है, का बना रहता है। इनामेल का परत है सबसे ऊपर, उसके नीचे जो रहता है वो डेंटिन कहलाता है। कैल्शियम फास्फेट का बना रहता है डेंटाइन, इनामेल, डेंटाइन। और सबसे उसके नीचे वाला, यहीं से रक्त निकलने लग जाता है अगर खा जाता है तो पिल्लू।
मसूड़ में धँसा हिस्सा, ये रूट वाला हिस्सा मसूड़ में धँसा रहता है। तो आप याद रखिएगा सबसे ऊपरी परत इनामेल है, उसके बाद है डेंटाइन और उसके बाद है पिपुल है। ठीक है, दाँत का निर्माण अगर देखिएगा तो कैल्शियम फॉस्फेट से CaCO3 10%, शेष भाग जो है कैल्शियम फॉस्फेट कराता है। दाँत का क्षरण जो है टूट-फूट फ्लोरीन के कारण, फ्लोरीन के लगने की वजह से होने लगता है। इनामेल की परत का क्षरण होने लगता है फ्लोरीन की वजह से। ठीक है, द्विवार दंती जो देखेंगे इसमें, द्विवार दंती की जो वैसा दाँत जो जीवन में 2 बार आए उसको द्विवार दंती कहते हैं। शार्क में समाप्त सप्ताह भर पर दोबारा दाँत जमता है। शार्क मछली है ना, उसमें हाथी में भी जीवन में कई बार दाँत जमता है। ठीक है, इसको पॉलीफेरियोडेंट कहेंगे, जो जीवन में कई बार दाँत जमते हैं। मोनोफेलियोडोंट कहेंगे वैसा दाँत जो जीवन में एक बार जमता है, मोनोफेलियोडोंट कहलाएगा। दाँत का अगर बात करेंगे तो विकास न हो, कभी-कभी किसी-किसी का दाँत ही नहीं उगता है तो इसको एनोडेंटिया कहते हैं। ये एक तरह का बीमारी है। 32 से ज़्यादा संख्या भी हो जाए अगर, ऐसे दाँत नॉर्मली 32 संख्या होना चाहिए, लेकिन उससे अधिक हो जाएगा तो इसको हम हाइपरडेंटिया कहते हैं। ये एक तरह का बीमारी है। अगर नहीं होगा तो एनोडेंटिया और ज़्यादा हो जाएगा तो हाइपरडेंटिया कहलाएगा। एक अस्थायी दाँत होगा और अस्थायी होगा। दूध का दाँत जो देखते हैं 20 गो होगा, जो 6 माह से 2 साल के बच्चों में आ जाता है। वो 20 दाँत होता है जो कि झड़ भी जाएगा। आगे 7 से 8 साल की उम्र में 20 जो अस्थायी दाँत है, फिर दोबारा जो दाँत आएगा वो होगा अस्थायी, जो कि 32 को आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 32 दाँत को देखेंगे तो दाँतों के प्रकार है। एक होता है कृंतक, रदरनक, अग्रचर्वणक, चवर्णक। ठीक है, सबसे आगे वाला हिस्सा को कतरनक कहते हैं, फिर उसके पीछे होगा रदरनक, अग्रचर्वणक, चवर्णक। तो आपको हम समझाते हैं कैसे है कतरनक, रदरनक और चवर्णक, अग्रचर्वणक। तो आप देखिए, समझिए। देखिए, आपका आगे वाला हिस्सा देखते होंगे 4 रहता है, इसी को कतरनक कहते हैं, इंसीजर कहते हैं, जिसका संख्या अगर आगे से देखेंगे तो ऐसे जहाँ काटते हैं उसमें 4 गो रहता है। ठीक है, फिर दोनों साइड से ऐसा निकला हुआ रहता है, इसी को रदरनक कहते हैं। फिर आगे 2 रहता है जो बच्चों में ये वाला प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसी को अग्रचर्वणक कहते हैं। और फिर लास्ट में देखते होंगे 3 गो रहता है। ठीक है, चवर्णक। तो आप जोड़ लीजिए ना, इधर से आधा अगर कर दीजिएगा तो आपका यहाँ 4 गो है, फिर ऊपर 4 गो है, तो 8 गो हो गया। तो कतरनक कै गो हो गया? 8 गो। यहाँ 2, फिर ऊपर 2 गो रहता है तो 4 गो हो गया। तो रदरनक कै गो हो गया? 4 गो। प्रीमोलर इधर 2, 2, 4 और फिर ऊपर 4, तो 8 गो हो गया प्रीमोलर। और फिर यहाँ पे 3 और 3, इधर 3, 3, 6 और 6 ऊपर, तो कितना हो गया? 12। सबको जोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिए 12, 8, 4, 8, 32 गो हो गया। पूरा लीजिए। ठीक है, इसके बाद अगर दंत सूत्र की बात है तो यहाँ से आधा कीजिए और समझ जाइए। यहाँ से देखिए, इधर से 2 लीजिए, 1 लीजिए, फिर 2 लीजिए, फिर 3 लीजिए। इस तरह से 2, 1 मतलब 21, 2, 23 क्या हो जाएगा? 21, 23, 2, 1, 2, 3। देखिए सूत्र क्या हो जाएगा? 2, 1, 2, 3, 21, 30। ठीक है, ये हो जाएगा इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर। ठीक है, ये इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, फिर बटा में इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर 21, 23। अच्छा, बच्चों में कौन सा प्रीमोलर नहीं होता है तो हम इसके जगह क्या डाल देंगे? 0 डाल देंगे। तो बच्चों के लिए दंत सूत्र क्या हो जाएगा? 21, 0, 2। चलिए अब जीभ के बारे में जानते हैं। जीभ हमारे स्वाद संवेदन के लिए कार्य करती है, और मतलब स्वाद का पता लगाने के लिए है। जिससे छोटी-छोटी स्वाद कलियाँ होती है जो अलग-अलग स्वाद को ग्रहण करती है तथा तंत्रिका तंत्र के माध्यम से मस्तिष्क तक जुड़ी रहती है और हमको स्वाद का पता चल जाता है। जीभ के अलग-अलग स्थान पर स्वतंत्र रूप से स्वाद प्राप्त होता है। चलिए देखिए यहाँ पे, जैसे कि अगला हिस्सा में देखिएगा तो मीठा, यहाँ पर आपको मीठा का एहसास होगा। फिर इस वाला हिस्सा में नमकीन, यहाँ खट्टा, और सबसे लास्ट में आपको कड़वापन का एहसास, और बीच में मिश्रित स्वाद आएगा। ठीक है, उसको उमामी स्वाद अभी नया कहते हैं, जो मिश्रित स्वाद रहता है उसको उमामी स्वाद कहते हैं।
अच्छा, इसको निचली पार्श्व किनारा कहेंगे, इसको निचली पार्श्व किनारा, इसको ऊपरी पार्श्व किनारा, और ये ऊपरी भाग है का आधार है, ठीक है। और ये शीर्ष वाला हिस्सा पर मीठा। तो याद रखिएगा, ये शीर्ष है, ये निचली पार्श्व किनारा, ये ऊपरी पार्श्व किनारा, ये ऊपरी भाग है। इस टाइप से याद रखिएगा जहाँ कहाँ पे कौन सा स्वाद आता है। आगे आप इसमें पूरा रिवीजन कर सकते हैं जितना भी चीज पढ़े सो। इसमें देखिए यहाँ पे मुख गुहा में ये देखेंगे सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। यहाँ लार ग्रंथि है, प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार बनता है मुख के अंदर। इसमें देखिए आहार नाल में आपको बताए थे, आहार नाल में 32 फीट इसका लंबाई होता है, उससे संबंधित ग्रंथि निकलेगा। इस मुख गुहा में क्या क्या होगा, मुख गुहा में जीभ, दांत 32 को होगा और 3 जोड़ी लार ग्रंथि होगा। आप लार के बारे में आगे पढ़िएगा। बाकी आप यहाँ पे मुख में जो भोजन रहता है उसको बोलस कहते हैं, जो ग्रास नली से होते हैं इसको हम ग्रास नली कहते हैं। इसका सिर्फ इतना काम रहता है कि मुख में जो भोजन है उसको आमाशय में पहुंचाएगा। तो इस चित्र के माध्यम से आप अच्छा से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ग्रास नली से होती है भोजन चला जाएगा आमाशय में, हमें उससे मतलब पेट। इसको पेट को 3 भागों में बांटा गया है, इसको कार्डियक कहते हैं, इसको फांडिक कहते हैं और इसको पाइलोरिक कहते हैं। ये 3 हिस्सा है। इसमें आप देखिएगा तो भोजन 4 घंटा तक पेट में रहता है और यहाँ HCl का रिसाव होगा। और HCl का काम क्या है, भोजन को सड़ने से बचाएगा, ठीक है, और भोजन को अम्लीय बना देता है। और इसका आकार जो है थैलीनुमा है, आमाशय का थैलीनुमा आकार होता है, ठीक है। और यहाँ पे भोजन एसिडिटी अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसको एसिडिटी हो जाता है, ज्यादा भोजन करने से ज्यादा HCl निकलने लगता है। तो आप उसको नॉर्मल करने के लिए क्षार MgO ले सकते हैं, जो इनो के अंदर मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो रुचि निकला हुआ है इसका काम है भोजन को रोकना, और ये पाइलोरिक से होते हुए काइम का रूप ले लेगा, ठीक है। और यहाँ से छोटी आंत में चला जाएगा, और ये छोटी आंत में जाने से पहले ये तो भोजन को अम्लीय बना दिया यहाँ जो है वो। तो इसीलिए इधर से यकृत जो है, ये है यकृत, यकृत मतलब लीवर। यहाँ पे लीवर, इसको गॉल ब्लैडर कहेंगे। लीवर जो पित्त बना रहा है वो इसी में जमा रहता है। इसे काट कर हटाया मतलब जा सकता है, इससे कोई परेशानी नहीं होगा। और सबसे पूरे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि अगर कोई है तो वो है लीवर, ठीक है, जिसका भार 1.5 kg होता है। कोशिका विभाजन बहुत स्पीड में इसमें कोशिका विभाजन होता है। आप सेल में पढ़े होंगे कि सबसे स्पीड में कोशिका विभाजन लीवर का होता है और सबसे कम कोशिका विभाजन मतलब स्पीड में बन जाएगा, अगर ये नष्ट हो जाएगा तो स्पीड में बन जाएगा, सबसे कम ब्रेन में होता है कोशिका विभाजन। इसलिए तो हेलमेट पहनने के लिए कहता है, तो आप उसमें पढ़ेंगे, इसमें स्पीड में कोशिका विभाजन होगा। यकृत में पित्त एंजाइम न होते हुए भी पाचन में सहायता, मतलब ये जो पित्त है इसको, यहाँ से जो भोजन आ रहा है वो अम्लीय हो जाता है HCl के वजह से, और इसको नॉर्मल होना जरूरी है, तो इधर से क्षार के रूप में होता है। जबकि लीवर एंजाइम नहीं है, तब भी ये लीवर में जो ये पित्ताशय है वो पित्त, वो एंजाइम नहीं है, फिर भी भोजन को क्षारीय बनाने में मदद करेगा, ठीक है। और इसका क्षारीय इतना कितना क्षारीय है, 7.1 से 8.5 तक ये क्षारीय है। जो 7 से ज्यादा रहता है जिसका pH मान, उसको क्षारीय कहते हैं, उससे कम रहता है उसको अम्लीय कहते हैं। तो पित्त का pH मान पूछेगा तो 7.8 से 8.5 बताइएगा। फिर यहाँ पे ये पित्ताशय में जमा हो जाता है, ठीक है, जो पित्त का निर्माण करता है लीवर। आगे आप देखिएगा भोजन चला जाता है छोटी आंत में, और छोटी आंत को 3 हिस्सा में बांटा गया है, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। इलियम में आते आते भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। तो पूछेगा छोटी आंत की इलियम में आकर यहाँ पे पूर्ण रूप से भोजन का पाचन हो जाएगा, और फिर बड़ी आंत में चला जाएगा। तो बड़ी आंत में देखिएगा कि असेंडिंग कोलोन बनता है, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन, और ये सिग्मोइड कोलोन बनाता है। ये वाला पूरा हिस्सा याद रखिएगा, ऐसे ऊपर से असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग, और यहाँ पे सिग्मोइड कोलोन, ठीक है।
इस तरीके से बनाएगा। आप छोटी आंत के बारे में थोड़ा-सा जान लीजिए। 5 से 7 मीटर लंबा होता है छोटी आंत। पूरे आहार नल का बात करेगा तब 32 चाहे 9 मीटर बताइएगा। छोटी आंत का 5 से 7 मीटर लंबा होता है। भोजन का पूर्ण रूप से पाचन यहीं पे होगा और यहाँ 2 हार्मोन ये मदद करेगा इधर से छोटी आंत में और यहाँ से इसको ये पेनक्रियाज है, इसको कहेंगे अग्न्याशय। ये जो है ये पूर्ण पाचक एंजाइम क्यों निकालता है? क्योंकि भोजन में उपस्थित जो वसा रहता है, मंड रहता है और प्रोटीन रहता है, यही 3 चीज का तो पाचन करता है क्योंकि जो भी हम भोजन ले रहे हैं उसमें यही सब 3 चीज रहता है। तो उसको पचाने के लिए ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज निकलता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा, एमाइलेज जो है मंड का पाचन और लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। इसीलिए इसको पूर्ण पाचक एंजाइम ग्रंथि कहते हैं। अग्न्याशय को, पेनक्रियाज को, क्योंकि ये तीनों चीज को पचाने के लिए एंजाइम्स निकालता है। एंजाइम का काम क्या है? भोजन को पचाने में मदद करेगा। बाकी आप यहाँ पर देखिएगा छोटी आंत में 2 एंजाइम, एक तो ये और एक ये एंजाइम न होते हुए भी पित्त क्षारीय बना देगा भोजन को और ये पूर्ण पाचक एंजाइम निकालेगा। इसलिए छोटी आंत में ये और ये मदद करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात दिया हुआ है। ठीक है, कोलेसिस्टोकाइनिन होता है जो कि यहाँ पे कोलेसिस्टोकाइनिन के कारण यकृत रिलीज करेगा क्या? पित्ताशय। ठीक है, पित्त देगा किसको? छोटी आंत को। और सेक्रेटिन सेक्रेटिन हार्मोन की वजह से ये रिलीज करेगा एंजाइम। ठीक है, हार्मोन का काम होता है उत्तेजित करना और एंजाइम का काम होता है भोजन को पचाना। ठीक है, तो एंजाइम को उत्तेजित करता है हार्मोन, इसलिए याद रखिएगा 2 हार्मोन, इसमें कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन और इसमें सेक्रेटिन हार्मोन के कारण पूर्ण पाचक एंजाइम निकलेगा। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा। आप शॉर्टकट में पूरा अगर अच्छे से ये वाला नोट्स देखिएगा तो आपको अच्छे से सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप बना भी सकते हैं। और ये जो यहाँ दिख रहा है इसको हम कहते हैं अपेंडिक्स। ये अपसेशियम के रूप में है, इसका कोई काम है नहीं। जानवरों में बड़ा रहता है और भोजन फंस जाता है तो उसको ऑपरेशन करके कभी-कभी अपेंडिक्स में भोजन फंस जाने की वजह से इसको काट कर ऑपरेशन करके हटा देता है। बाकी यहाँ पर एनस देख सकते हैं, ये वाला सबसे लास्ट वाला मल द्वार है। इसी मल द्वार में मांस बढ़ने के कारण बवासीर या इसको पाइल्स कहते हैं वो हो जाता है। ठीक है, ये इसमें मांस बढ़ जाने के कारण। ये है रेक्टम, ये मलाशय है, यहाँ से मल आएगा। का रंग पीला रहता है बिलिरुबिन के कारण, जो मल होता है बिलिरुबिन के कारण पीला होता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर लार ग्रंथि के बारे में। जो मुख में जो लार था उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि आप पूर्ण रूप से तो नहीं पढ़े ना, शॉर्टकट था पर पूरा हम उसमें लिखे हुए हैं। आप अच्छा से चाहेंगे तो पूरा उसी से रिवीजन हो जाएगा आप लोग का। इसमें प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर के 1 लीटर लार बनेगा प्रतिदिन मुख में। लार का निर्माण होता है। बाइकार्बोनेट हमारे लार का पीएच मान जो होता है, इसमें हम देखेंगे तो 6.8 से 7.2 इसका पीएच मान होता है लार का। लार ग्रंथि से लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइएस्टेज तथा म्यूकस नामक एंजाइम निकलते हैं। इसमें सर्वाधिक मात्रा में टाइलिन निकलता है। लाइसोजाइम एंजाइम कीटाणुओं को मार देता है। ठीक है, अब देखिए मुख में जो लार है उसमें लाइसोजाइम है, इसका काम है कीटाणुओं को मारना। ठीक है, जो बच्चा कुछ खा ले, अब बच्चों में ज्यादा बनेगा लाइसोजाइम एंजाइम, क्योंकि बच्चा हमेशा आलतू-फालतू चीज मुंह में रख लेता है तो कीटाणु चला जाएगा, इसलिए ज्यादा बनेगा एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम। इसका काम होगा कीटाणु को मारना। लाइसोजाइम एंजाइम आंसू में भी होगा, पसीना में भी होगा। ठीक है, और लार में तो है। टाइलिन एवं डाइस्टेज का काम क्या है? ये करेगा स्टार्च या मंड का पाचन करेगा। ठीक है, जो शर्करा के रूप में बदल देगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। और म्यूलिन एंजाइम जो है ये भोजन को चिपचिपा बना देगा। तो आप खाना खाते हैं तो चिपचिपा इस वजह से म्यूलिन एंजाइम के कारण बन जाता है। ठीक है, म्यूलिन की वजह से जो लार में रहता है।
लार ग्रंथि 3 जोड़ा होता है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ये 3 प्रकार का होता है। इसमें पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि का 3 है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। इसमें सबसे बड़ा लार ग्रंथि जो है पैरोटिड है, याद रखिएगा। ये गलसुआ रोग जो होता है वो पैरोटिड ग्रंथि जो गाल के पास होगा, पैरोटिड ग्रंथि में वायरस फैल जाने के कारण हो जाता है, ठीक है। और सांप में पैरोटिड ग्रंथि मतलब जहर का काम करता है, पॉइजन ग्लैंड कहलाता है, जहर की थैली कहलाता है पैरोटिड ग्रंथि सांप में। ग्रास नली का बात करेंगे तो अब आगे ग्रास नली के बारे में पढ़िएगा जो आप देखे थे। इस तरीके से मुख से होते हुए भोजन जा रहा था कहाँ, अमाशय में। अमाशय में यहाँ से जा रहा था अमाशय में, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए ये था ग्रास नली। अगला आ जाएगा अमाशय, उसके बाद आ जाएगा छोटी आंत, ठीक है। हम शॉर्टकट में बना देते हैं। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे बड़ी आंत। ये बड़ी आंत आप इस टाइप से बना सकते हैं, ठीक है। ये आ गया बड़ी आंत, ठीक है। अब हम छोटी आंत के बारे में जानेंगे, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। तो सबसे पहले आप यहाँ ग्रास नली के बारे में पढ़िए जो कंठ के पास है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन परिवहन का एक माध्यम है और भोजन का अमाशय उसका काम है सिर्फ मुख गुहा से अमाशय तक पहुंचाना भोजन का। खाद्य नली में विशेष अच्छा भोजन जो आएगा वहाँ पे ये क्रमाकुंचन विधि से आएगा। ऐसा एकदम से खाएंगे ढक ढक पेट में नहीं गिरेगा, क्रमाकुंचित होते आएगा, ठीक है। आराम आराम से आएगा। क्रमाकुंचन विधि से उत्पन्न मतलब होती है, जिसके माध्यम से भोजन धीरे धीरे यात्रा करता है खाद्य नली में। उसको खाद्य नली ग्रास नली वही है। किसी भी प्रकार के पाचन ग्रंथि इसमें नहीं होता है, अर्थात इसमें पाचन का क्रिया नहीं होता है। तो पूछेगा किसमें किस आहार नल के किस हिस्सा में पाचन की क्रिया नहीं होता है, तो ग्रास नली याद रखिएगा। अब हम भोजन पेट में स्टमक में जा चुका है तो आप देखिए अमाशय पूरे पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग है जो यू आकार के थैलीनुमा संरचना बनाता है। यहाँ भोजन 3 से 4 घंटा तक रुकेगा और भोजन का आंशिक पाचन होता है। आप देख लीजिए सर्वाधिक पेट में जो है सर्वाधिक पाचन प्रोटीन का होता है और फैट का होगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन बहुत कम होता है पेट में, ठीक है। और यहाँ पर आपको हम बताए थे कि 3 हिस्सा पेट का बन जाएगा, कार्डियक, पांडिक और पाइलोरिक। पांडिक वाला हिस्सा में ये कांटानुमा, इसका काम क्या रहेगा, भोजन को रोकेगा, आराम आराम से होकर जाने देगा। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो यहाँ से रिलीज होता है उसका काम क्या होता है, एसिडिटी बढ़ाएगा। तो आप MgO मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खा सकते हैं जो इनो में रहता है। ज़्यादा एसिडिटी बढ़ने से आदमी इनो लेता है, ठीक है। बाकी HCl का ज़्यादा रिसाव से क्या होता है, टाइलिन के प्रभाव को कम करेगा, कीटाणुओं को मारेगा। याद है मुख में जो लार था उसमें भी कीटाणु को मारने के लिए उत्पन्न हो रहा था, याद है क्या उत्पन्न हो रहा था, लाइसोजाइम, ठीक है। लाइसोजाइम एंजाइम क्या कर रहा था, कीटाणु को मार रहा था। ये HCl भी रिलीज हो रहा है, इससे भी क्या होगा, कीटाणु को मारेगा। भोजन को अम्लीय बना देता है और सड़ने से बचाता है। HCl इसलिए मतलब भोजन में खाना सड़े ना, इसके लिए। एंजाइम की क्रिया शक्ति को बढ़ाता है, कौन, HCl, ठीक है। एंजाइम निकलेगा तो पाचन करने में मदद करेगा। और यहाँ पर जो भोजन आ जाएगा उसको हम काइम कहेंगे और मुख में रहेगा तो बोलस कहेंगे। यहाँ अब देखिए यहाँ जठर ग्रंथि का स्राव होता है, इसका काम क्या होता है, रेनिन और पेप्सिन को रिलीज करेगा। रेनिन का काम है दूध को दही में बदलेगा, मतलब भोजन यहाँ पर आके दूध दही, तो बच्चों में ज्यादा रेनिन की मात्रा रहेगा, इसलिए तो बच्चा दूध पीता है तो देखते हैं उल्टी करता है तो दही जैसा कुछ आ जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें ज्यादा बनता है रेनिन, ठीक है। केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पारा कैल्सिनेट में बदल देगा, मतलब दूध को दही में बदल देगा। और पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करके पेप्टोन बना देता है, ठीक है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करके पेप्टोन में और रेनिन दूध को दही में बदलेगा।
अगर हम बात करेंगे यकृत का, लीवर का, तो सबसे बड़ी ग्रंथि है जो 1.5 केजी के आसपास पित्त का रिलीज करेगा। पित्त कैसा होगा? पित्त का पीएच मान आप देखे थे, वह पित्ताशय में जमा हो जाता है। जब पित्ताशय में स्टोन का निर्माण हो जाता है तो आप पित्ताशय को काट कर भी इंसान हटा देता है और क्षतिग्रस्त हो जाता है कि क्षतिग्रस्त के समय पुनर्निर्माण स्वयं कर लेता है, भोजन को क्षारीय बनाने में मदद करता है और इसको इमल्सिफिकेशन मतलब वसा का पाचन करता है। कौन? लीवर। इसलिए तो लीवर में जब फैटी लीवर हो जाता है तो वसा का ही पाचन नहीं होने लगता है, क्योंकि लीवर का काम है वसा का पाचन करना। तैलीय पदार्थ जो खाते हैं उसका पाचन लीवर करता है। हार्मोन का अगर बात करेंगे तो इसमें क्या है, उत्तेजित करने के लिए कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन निकलता है, क्योंकि अब जो भोजन पेट में था वो तो अम्लीय बना हुआ था, अब छोटी आंत में चला गया। अब छोटी आंत में भोजन कैसा होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए, तो उसके लिए उसको क्षार की जरूरत पड़ेगा। तो क्षार कहाँ से मिलेगा? तो यकृत में उपस्थित पित्ताशय है उससे मिलेगा, और इसको कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन है वो उत्तेजित करेगा छोड़ने के लिए पित्त को, और पित्त एंजाइम न होते हुए भी एंजाइम का काम करेगा और छोटी आंत में उपस्थित जो भोजन यहाँ पे है उसको हार्मोन देगा। और सेक्रेटिन हार्मोन की वजह से ये जो इधर अमाशय है वो पूर्ण पाचक एंजाइम रिलीज करेगा, जिसको एलएटी के रूप में याद कर सकते हैं। ये 3 तरह का निकालेगा एंजाइम, जैसे ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज निकालेगा। ट्रिप्सिन से क्या होगा? तो ये क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा, ठीक है, पेप्टाइड में बदल देता है, पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। एमाइल स्टार्च का पाचन करेगा, शर्करा के लाइपेज का पाचन करेगा, ठीक है, बसीय अम्ल को में बदल देगा, ठीक है। तो ये पाचन कर करके सबको बदलेगा, ठीक है। वसा का पाचन करके बसीय अम्ल में बदल देगा, स्टार्च का पाचन करके शर्करा में बदलेगा और प्रोटीन का पाचन करके पेप्टाइड में बदलेगा, ठीक है। ये जो एंजाइम आता है, हाँ, तो 2 कुछ हार्मोन याद रखिएगा यहाँ पे। सेक्रेटिन हार्मोन जो अग्न्याशय को एलएटी रिलीज करने के लिए कहेगा कि यह एक ग्रंथि है, पूर्णपाचक एंजाइम छोड़ता है अग्न्याशय। और यकृत को कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन बेचैन करेगा, तब जाके ये पित्त छोड़ेगा और भोजन को क्षारीय बनाएगा, ठीक है, क्योंकि पेट में अम्लीय था वो। एंजाइम का बात करेंगे तो पाचन का कार्य करता है, हार्मोन उत्तेजना का काम करता है। छोटी आंत में देख लेंगे सेक्रेटिन हार्मोन और कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन की जो यकृत को परेशान कर रहा था पित्त रिलीज करने के लिए, अग्नाशय को सेक्रेटिन हार्मोन रिलीज कर पूर्णपाचक एंजाइम के लिए बेचैन कर रहा था। अग्नाशय की बात करेंगे तो अग्नाशय में क्या है, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यह मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि इसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों रहते हैं, ठीक है, अग्नाशय में, ठीक है। एंजाइम का बात करेंगे इसमें तो बहिर्स्रावी ग्रंथि एक्स्ट्रो, यहाँ पे ये ग्लैंड है एक्स्ट्रोडाइन ग्लैंड, और हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि का बात करेंगे तो क्या है, लैंगरहैंस द्वीपिका होता है अंदर की तरफ हार्मोन। और यहाँ पे देखिए एंजाइम का बात करेंगे, लाइपेज, प्रोटीन, अम्लीय, अमीनो अम्ल, एमाइलेज और लाइपेज, ये तीनों का काम क्या है? लाइपेज से प्रोटीन का पाचन होगा और अमीनो अम्ल बनाएगा, प्रोटीन से अमीनो अम्ल बनेगा। एमाइलेज का काम है स्टार्च का पाचन करेगा, शर्करा बना देगा। लाइपेज का काम है पायसीकरण करके वसीय विखंडन करेगा और वसीय अम्ल में बदल देगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे हार्मोन अगर अग्न्याशय में देखेंगे पेनक्रियाज में, तो बाहर एक अल्फा सेल होता है, बीटा सेल और गामा सेल होता है, तीनों को अलग अलग काम होता है। बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित। अगर इंसुलिन के यही अग्न्याशय से ही इंसुलिन निकलता है जो कि ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करता है, तो ये क्या होता है, इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है, जिसको चीनी का बीमारी हो जाता है। तो इसीलिए चीनी की बीमारी एक्चुअली ही जो ये इंसुलिन था उसका काम था कि ग्लूकोज को नियंत्रण करे, लेकिन इंसुलिन की कमी होने की वजह से क्या हो जाएगा, चीनी का रोग हो जाता है। तो आदमी निरंतर इंसुलिन का सुइया लेने जाता है, जिसको चीनी का बीमारी हो जाता है, ताकि इंसुलिन ग्लूकोज को नियंत्रण कर सके। अब भोजन छोटी आंत में चला जाएगा, तो यहाँ पे छोटी आंत में तो आप देखिए कि कौन कौन मदद कर रहा था, अग्नाशय और
ये 2 ग्रंथि था, एक यकृत और आग्नेयाशय, ठीक है? यकृत में कोलेसिस्टोकाइनिन और इसमें जो है आग्नेयाशय में कौन-सा ग्रंथि मदद कर रहा था? तो ये था कोलेसिस्टोकाइनिन और एक सेक्रेटिन हार्मोन। तो ये सेक्रेटिन हार्मोन की वजह से छोड़ रहा था। एलएटी, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन ये पूर्णपाचक एंजाइम और ये पित्त का स्राव कर रहा था। अब छोटी आंत में चलेंगे डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम। देखिए इसको डेड्यूनम को पक्वाशय या ग्रहणी कहते हैं, ग्रहणी है इसको डेड्यूनम। छोटी आंत का पहला हिस्सा है, इसमें भोजन का क्या होता है? भोजन क्षारीय रूप में रहेगा और एंजाइम नहीं होता है। 2 प्रकार का हार्मोन पाया जाता है, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन और सेक्रेटिन हार्मोन। अभी देखे थे दोनों के दोनों इस वाला हिस्सा में अभी भोजन ये और ये दे रहा था 2 हार्मोन की वजह से। जेजुनम वाला हिस्सा में आएगा तो पाचन की क्रिया नहीं होता है और इस वाले इलियम में पूर्ण पाचन की क्रिया, अवशोषण की क्रिया हो जाता है, ठीक है? आंतरस शक्कर, ठीक है? यहीं पे एंजाइम का बात करेंगे तो लाइपेज, एमाइलेज और मल्टेज, सुक्रोज, लैक्टोज ये सब का एंजाइम है जो रिलीज होता है। अब देखिए लाइपेज का काम है वसा का पाचन, इरेप्सिन का काम है भोजन प्रोटीन पेप्टोन में बदलना, मल्टेज का काम है माल्टोज में का पाचन, सुक्रोज का काम है सुक्रोज को पचाना और लैक्टोज का काम है लैक्टोज को पाचन करना। अब देख लीजिए यहाँ छोटी आंत के अंतिम भाग इलियम में अंगुली जैसी रचना पाई जाती है जिसे विली कहते हैं, ठीक है? विलाई कहते हैं। विलाई अवशोषण का कार्य करता है, मतलब छोटी आंत में जो भिलाई होता है वो अवशोषण का काम करता है। भोजन के तुरंत बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए क्योंकि एंजाइम को पतला कर देता है जिससे पाचन नहीं हो पाता। मतलब भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है क्योंकि एंजाइम से जो निकलता है उसको पतला कर देगा पानी, इसलिए भोजन का पाचन होने में थोड़ा-सा दिक्कत होगा, इसलिए उसी टाइम पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन करने के कुछ समय बाद हमें नींद आने लगता है क्योंकि भोजन पचाने के लिए शरीर का अधिकांश रक्त आमाशय की मांसपेशियों में चला जाता है और मस्तिष्क में रक्त की कमी हो जाता है जिससे नींद आने लगता है। छोटी आंत के इलियम में भोजन का कायम रूप से बड़ी आंत में चला जाता है। उसके बाद वो बड़ी आंत में चला जाएगा और बड़ी आंत में अब भोजन का पाचन छोटी आंत के इलियम में विली में हो चुका है अवशोषण। अब बड़ी आंत में देखिए जब भोजन मुख में रहेगा तो उसको बुलस कहेंगे, छोटी आंत में आएगा तो उसको काइम कहेंगे और छोटी आंत के इलियम में आ जाता है तो उसको हम चाइल्ड कहेंगे। अब चाइल्ड वाला हिस्सा पूरा पच चुका है, ठीक है? अब बड़ी आंत में जो जा रहा है वो पचा हुआ भोजन जाएगा। भोजन का पाचन नहीं होगा, इसमें केवल अवशोषण का काम होगा क्योंकि पाचन तो हो चुका है ना छोटी आंत में, इसमें विटामिन बी का भी निर्माण होता है बड़ी आंत में। अब देख लिए असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलोन। तो कोलोन के हिस्सा में देखिए ऊपरीगामी, अनुप्रस्थगामी और अधोगामी कोलोन होता है, ठीक है? इसमें आप हमको बता दिए थे कि रेक्टम वाला हिस्सा है। रेक्टम में क्या होता है सो बता दिए थे। इसी में गुर्दा वाला हिस्सा में क्या होता है मांस बाहर के तो बवासीर हो जाता है। फिर ये बताए थे अपेंडिक्स है, इसमें भोजन का फंस जाने की वजह से ऑपरेशन करके हटा देता है। जैसे ये अपसेसी अंग है और भी अपसेसी अंग है, थर्ड मोलर अपसेसी अंग है, उसका कोई ज़रूरी नहीं है। अपसेसी अंग वो है जिसका कोई अब यूज़ रहा नहीं। प्रीमोलर पेन, त्वचा का बाल ये सब क्या है अपसेसी है, इसका ज़रूरत नहीं है। भोजन का पाचन का बात करेंगे तो आमाशय का पेप्सिन प्रोटीन पेप्टोन में बदल देता है। अग्नाशय का ट्रिप्सिन जो है पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है। छोटी आंत के इरेप्सिन अमीनो अम्ल में बदलता है। देख लिए अंतर्ग्रहण होता है भोजन का। अगर चरण देखेंगे तो खाना खिलाए थे, फिर पचाएंगे, फिर अवशोषण करेंगे, स्वांगीकरण करेंगे और देख लिए मलद्वार से निकाल देते हैं। तो ये था आपका पाचन तंत्र जो कि पहला चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। तो आप लोग एकदम अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए और ये आपका पहला चैप्टर है
और ये अगला चैप्टर आपका एकदम अच्छे से पिक्चर बना के श्वसन वाला खत्म कर देंगे, फिर परिवहन पढ़ाएंगे, उत्सर्जन नियंत्रण, समन्वय, जनन, ये सब का आपको मैपिंग की मदद से हम लोग एकदम शॉर्टकट में पढ़ाने और समझाने का कोशिश करेंगे। बाकी ये थोड़ा डिटेल में था फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। अच्छे से आप लोग रिवाइज कीजिए और साथ-साथ आप चाहें तो नोट भी बना सकते हैं, लेकिन अब उतना समय तो रहा नहीं, लेकिन फिर भी हम आपसे उम्मीद करेंगे इसका हम पीडीएफ डाल देंगे व्हाट्सएप पर। ऐसे व्हाट्सएप नंबर आपको लिख लीजिएगा, यही है व्हाट्सएप नंबर 9570070719। इस पर हाय कीजिएगा, आप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, आपको इसका नोट्स पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा से पढ़ाई कीजिए और इस तरीके का और भी वीडियो अगर हम बाकी के सब्जेक्ट का बनाना है मतलब बनाएं और आपको मेरे से मदद मिल रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख कर भेजिए कि हाँ मिस अगला चैप्टर का बनाइए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस के कुछ हिस्सा का इसी तरीके का नोट बनाकर हमको प्रोवाइड कीजिए, तो हम ज़रूर इस टाइप का वीडियो हम बनाएंगे फिर आगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।